वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरव पुस्तक का लेसन नंबर 3 है। काव्य भाग है हमारा, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने का। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बात सीधी थी पर। इसका इंट्रोडक्शन हम अपने पहले जो कविता थी, पहले पार्ट पढ़ा, उसमें हम बता चुके हैं कि इस कविता के कवि हैं कवि कुंवर नारायण। ठीक है, तो इसका परिचय हम पहले वाले पार्ट में दे चुके हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। फिर भी मैं अपने और नोट्स में आपको दोबारा से बता दूंगी। तो चलिए हम पहले बांस दीदी पर कविता का प्रतिपाद्य और सार हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यह कविता जो है कोई दूसरा नई कविता संग्रह से संकलित है और इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य के द्वंद्व मतलब कि बात को प्रभावी बनाने के लिए जो शब्दों का जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो कौन से शब्द ज्यादा अच्छे हैं। तो ये द्वंद्व चल रहा है कवि के मन में कि कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए अपने कवि के मन में भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने का जो द्वंद्व चल रहा है, उस कारण यहाँ कहा गया है कि कथ्य को द्वंद्व को दिखाते हुए भाषा की जो सहजता की बात इसमें की गई है। वैसे तो हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जैसे कि हम कोई भी बात अपनी समझाना चाहते हैं तो हर बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हम कोई दीवार में कोई पेज ठोकते हैं, कोई कील ठोकते हैं, तो कोई छेद होता है, उसमें एक निश्चित खांचा होता है, तभी ठोकते हैं ना हम पेज को। तो इसी प्रकार अपने जो बात को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द होते हैं वो नियत होते हैं। तो वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अर्थ होते हैं। अर्थात हम अब तक जिन शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान रहे थे, तो उन हर शब्दों के अपने अपने स्वाभाविक अर्थ होते हैं। और अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है। अर्थात अच्छी बात या अच्छी कविता कब बनती है, जब हम सही बात के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हम अपनी बात को स्वाभाविक रूप से समझा पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है। जब हम सही बात के लिए सही शब्द इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारी बात लोगों को समझ में आती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कोई दबाव या अतिरिक्त प्रेशर या बहुत मेहनत की जरूरत नहीं होती है। वह तो अपने आप सहूलियत के साथ अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही हमारी रचना क्या बनती है, प्रभावशाली बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कविता के सार में कवि ने क्या कहा है। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। स्वाभाविक, ये तो ये बिल्कुल आप सभी को पता है कि जो बात और भाषा है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के मोह से मतलब कि हम अपनी भाषा को और अधिक अलंकृत चमत्कारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि अपनी भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के मोह में जो सीधी बात भी होती है वो भी गोल गोल घूम जाती है। और वो बात इतनी समझना बहुत कठिन हो जाती है, बात टेढ़ी हो जाती है और मनुष्य को वो बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसके जो शब्द होते हैं वो इतने कठिन हो जाते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है ये मनुष्य को समझ ही नहीं आता। जब कविता में शब्द बहुत अधिक चमत्कारिक और अलंकृत होते हैं, तो वो शब्द अपना स्वाभाविक अर्थ खो देते हैं। मनुष्य, जो साधारण मनुष्य उन शब्दों का अर्थ नहीं जान पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि कभी कभी भाषा के मुंह में जो सीधी सादी बात भी है वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब कठिन हो जाती है। तो मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबर पूर्ण तथा चमत्कार पूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जब मनुष्य अपनी बात को टेढ़ी कब बनाता है, जब वो अपने कविता को बहुत अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें जबरदस्ती के आडंबरपूर्ण चमत्कारणपूर्ण शब्दों के माध्यम से जब वो अपनी कविता को कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य भी जो है अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो जब कवि अपनी कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो बहुत ज्यादा कठिन हो, बहुत अधिक चमत्कारिक हो, तो क्या होता है कि जो वो बात कहना चाहता है उनका जो स्वाभाविक अर्थ होता है वो
खत्म हो जाता है और अंततः क्या होता है कि शब्दों के चक्कर में पड़कर जो कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। आखिर में होता क्या है कि जो कवि अपनी भाषा का अर्थ दर्शकों को समझाना चाह रहा था, तो वो शब्द इतने कठिन हो जाते हैं कि उन शब्दों के चक्कर में पड़कर जो कथ्य कथ्य मतलब जो कविता थी वो अपना अर्थ खो बैठती है, अपना स्वाभाविक अर्थ खो बैठते हैं। शब्द इतने कठिन होते हैं कि साधारण जनता को उनका अर्थ समझ ही नहीं आता है। इस कारण कवि है ना शब्दों के चक्कर में पढ़कर, शब्दों को माया जाल में उलझकर कवि की कविता जो है अपना स्वाभाविक अर्थ खो बैठती है। अतः कवि हमें यही सलाह दे रहे हैं कि अपनी बात को हमें सहज और व्यवहारिक भाषा में ही कहना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं वो कथ्य को भली भांति समझ सके, ताकि साधारण जनता जो है हमारी बात को, हमारी कविता को भली भांति समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। इसका शब्दार्थ देखते हैं हम। सीधी मतलब सरल, सहज, चक्कर मतलब प्रभाव, टेढ़ा मतलब फंसना, बुरा फंसना, और पेचीदा मतलब बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किसमें से लिया गया है। ये हमारा जो काव्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी से लिया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा बहुत दुरूह हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका व्याख्या। कवि यहाँ कह रहा है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए इसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि वह अपने मन के भावों को तो सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, अर्थात वह अपनी बात को स्वाभाविक रूप से ही बताना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को, परंतु समाज के स्वभाव को देखते हुए उसे अपनी बात को, अपनी भाषा को प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा जागृत हुई। क्योंकि आज की हमारे समाज की प्रकृति है कि हर चीज को मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिससे कवि को ये लगता कि ऐसा करने से जो उसकी भाषा है वो और अधिक प्रभावी बनेगी, लोगों को और अधिक इंटरेस्ट आएगा। तो कवि ने समाज की प्रकृति को, समाज के स्वभाव को, समाज के वातावरण को देखते हुए उसे और अधिक प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, परंतु भाषा के चक्कर में भावों की सहजता ही नष्ट हो गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई और उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पुलट, तोड़ा मरोड़ा, मतलब कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को आदि को बदला, मतलब अपनी बात को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो मूल बात थी उस बात को कहने के लिए मैंने कविता के शब्दों को, वाक्यों को, वाक्य के छोटे छोटे अंशों को इधर उधर फेर बदल किया, फिर उनके रूपों को बदला, फिर उन शब्दों को उलट पुलट करके प्रयोग किया। लेकिन कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए, अर्थात भाषा को अच्छा बनाने की कोशिश में उन्होंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, भाषा को इधर उधर घुमाया, शब्दों को इधर उधर हेर फेर किया शब्दों का। फिर क्या हुआ कि कवि ये कोशिश करता रहा था कि बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। अर्थात कवि ने कोशिश की कि या तो शब्दों के हेर फेर से, शब्दों के इधर उधर बदलने से इस प्रयोग से उसका काम या तो बन जाए या फिर भाषा के उलट फेर के जंजाल से वह मुक्त हो जाए। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि जब कवि ने वाक्यों को, शब्दों को बदला तो उसके इस कोशिश से या तो उस प्रयोग से उसका काम बच जाए, मतलब जो उसकी कविता है वो प्रभावशाली बन जाए, या फिर वह भाषा के इस उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए, या फिर वह इस भाषा को और अधिक पेचीदा बनाने के जाल से मुक्त हो जाए। परंतु हुआ क्या, कवि को इस कार्य में कोई भी सफलता नहीं मिली और उसकी भाषा जो है
भाषा के साथ साथ उसका कथ्य भी जटिल हो गया। लेकिन कवि इस भाषा के जाल में, भाषा के द्वंद में इतना अधिक फंस गया कि न तो वो अपनी भाषा को अच्छा बना पाया, न सरल बना पाया, न तो उसमें सरल और स्वाभाविक शब्द का यूज किया, बल्कि जो वो अपनी बात कहना चाह रहा था उसकी भाषा तो कठिन थी, साथ में उसका कथ्य भी जटिल हो गया। मतलब भाषा के जो शब्द थे वो इतने कठिन थे, इतने ध्रुव थे कि वो अपना स्वाभाविक अर्थ लोगों को नहीं समझा पा रहे थे। तो भाषा के साथ साथ उसका कथ्य भी जटिल हो गया। अर्थात कवि की भाषा जो थी वो तो कठिन थी, लेकिन भाषा का, कविता का जो स्वाभाविक अर्थ था, भाषा कठिन होने के कारण वो कविता का जो स्वाभाविक भाव था, स्वाभाविक सुंदरता थी, स्वाभाविक अर्थ था, वो भी खत्म हो गया, वो भी जटिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। इसमें विशेष में क्या दिया है, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है यहाँ पर, और भाषा सरल और सहज साहित्यिक खड़ी बोली है इसमें। तीसरा पॉइंट है इसमें काव्यांश रचना मुक्त छंद में है, और टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, यहाँ पर मुहावरों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। साथ साथ में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये विशेष में 3-4 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। शब्दार्थ मुश्किल और कठिन। धैर्य मतलब धीरज, पेज मतलब ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियां बनी होती है, उलझन। ठीक है, और भी है, ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसका प्रसंग लिखेंगे हम, वही जो आपने पहले लिखा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप में संकलित कविता बा सीधी पर से ली गई है। इसके रचयिता कवि तुवा नारायण जी है। ठीक है, व्याख्या हम देखते हैं इसकी। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कि बात पेचीदा हो गई और उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। कवि ये कहना चाह रहा है कि जब कवि भाषा के जाल में फंस गया उसे और अधिक सुंदर बनाने के उसमें, तो कवि ने क्या करा कि उस पेज को खोलने की बजाय उसने और अधिक उसको कसे गया, अर्थात बात को समझने की बजाय उस सारी समस्या को ध्यान से समझा नहीं और उसको और अधिक कसता गया, अपनी भाषा को और अधिक अलंकृत करता गया। कि कवि यही कहना चाह रहा है कि सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा और उसका हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। अर्थात जब हम कोई पेज फंस जाता है तो उसको हम खोलने की कोशिश करते हैं ना कि सीधा ठोक देते हैं। तो कवि ने यहाँ क्या करा, कसते गए, अर्थात वह अपने शब्दों के जाल में इतना उलझ गया कि उसको और अधिक चमत्कारिक बनाता गया। इस कारण वो भाषा जो थी वो क्या कहना चाह रहे हैं, भाषा कविता के शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को कवि समझ ही नहीं पाया और वो शब्द जाल में ही फंसता गया और बात का पेज खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया, और जो बात थी वो स्वाभाविक अर्थ बताने के बजाय वो बात और अधिक टेढ़ी मेढ़ी हो गई और अपना स्वाभाविक अर्थ हो चुकी थी, और कवि उससे अनुचित रूप से कसता चला जा रहा था, और कवि उससे अपनी बात को और अधिक कठिन बनाता जा रहा था शब्दों के आडंबरपूर्ण प्रयोग से। तो इससे भाषा और कठिन हो गई, है ना। लेकिन इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। लेकिन क्या हुआ कि इससे भाषा तो और कठिन होगी, लेकिन शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कैसे? क्योंकि वो दर्शकों को ये लगा कि इतने बड़े बड़े और भारी भारी शब्द हैं, तो दर्शकों को उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको दर्शकों की जो वाहवाही सुनाई दे रही थी, शाबाशी सुनाई दे रही थी इस चीज पे, तो वो शाबाशी पाने के लिए, वो वाहवाही पाने के लिए कवि ने उस मोह में पड़कर अपनी बात का जो स्वाभाविक अर्थ था वो खो दिया, और उसने लोगों की उस तमाशबीनों की शाबाशी और वाह को पाने के चक्कर में अपनी भाषा को इतना अधिक कठिन कर दिया कि वो भाषा अपने स्वाभाविक अर्थ को समझा ही नहीं पाई। जैसे कि एक पेज जब फंस जाता है कोई, तो हम उसको खोलते हैं फिर दोबारा ठोकते हैं,
तो ऐसे कवि कह रहा है कि मैं उस कविता के शब्दों को दोबारा पढ़ता, दोबारा उसको अच्छे और स्वाभाविक शब्दों को यूज करता जिससे कविता अपना अर्थ बता पाए। लेकिन कवि ने तो क्या किया, उस शब्दों को और अधिक कठिन बनाता गया और अधिक चमत्कारिक उनका प्रयोग करता गया। तो इससे क्या हुआ कि जो बात थी, जो कवि उनका अर्थ बताना चाह रहा था, अपना मन की बात जो कवि दर्शकों के सामने रखना चाह रहा था, वो नहीं समझा पाया और जो उसकी भाषा के शब्द थे वो और अधिक कठिन हो गए। तो भाषा तो अपना स्वाभाविक अर्थ, अपना स्वाभाविक जो सहजता थी वो खो चुकी थी। लेकिन उस भाषा की कठिनता, उस भारी भरकम शब्दों से लोगों को ये लगा कि कवि की बात में भाषा में कितने बड़े बड़े चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। बस लोग उसी शब्दों को देखकर शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। तो पाया उससे काफी प्रोत्साहन दे रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका विशेष में यह आएगा कि कवि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने। दूसरा है वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा पॉइंट है पेज कसने के बिंब से कवि का कथ्य काफी प्रभावी बना है। बेतरफ ऋषि सटीक है। बेतरह करतब तमाशबीन साफ आदि सुंदर योग हुआ है और छंद। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आकर मैंने उसे कीट की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात में जो एक मुझे पसीना पहुंचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? चलिए इस कार्ड देखते हैं हम। ये कुछ शब्दार्थ आप देख लीजिएगा। प्रसंग में हम वही लिखेंगे कि आरोह पुस्तक में संकलित कविता बासी द्वितीय पर से लिया गया है। इसकी रचयिता कवि कुंवर नारायण है। इसमें भाषा की सहजता की बात की गई है और बताया गया कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे कठिन और अप्रभावी हो जाती है। व्याख्या शुरू करते हैं। कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगता है और परिणाम वही होता है जिसका कवि को डर था। जैसे पेज के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का जो प्रभाव था वो नष्ट हो जाता है और वह बनावटीपन में ही खो गई, उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अभिव्यंजना मतलब जो बात का स्वाभाविक करता वो समाप्त हो जाता है। आखिरकार वही होता है जिसको कभी को डर होता है कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जब हम किसी पेज को जबरदस्ती कसे जाते हैं तो ज्यादा घुमाने से क्या होता है, उसकी जो चूड़ियां होती हैं पेज की वो मर जाती, खत्म हो जाती है और फिर वो पेज कसता ही नहीं है। और भाषा के इसी प्रकार जो कवि है वो अपनी भाषा को और अधिक अलंकार करता गया और अधिक चमत्कार शब्दों का प्रयोग करता गया। तो हुआ क्या, वह भाषा बेकार में घूमने लगी और हार कर मैंने उसे तीर की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। और हार कर मैंने क्या करा, अपने भाषा के शब्दों को वैसा का वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो थे। जिससे कोई क्या करा कवि ने, उसको चूड़ी के बिना ही, चूड़ी तो उसकी मर गई, उसको सिर्फ ऐसे ही यूं ही टिका दिया, यूं ठोक दिया ऊपर से ठीक ठाक। देखने में ऊपर से वो लग रहा है कि वो अंदर ऐसे ही पड़ा है कि उसको एक हाथ लगाया तो निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार कवि की कविता भी थी कि वो ऊपर से चमत्कारिक शब्दों से बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब हम उसे पढ़ने के लिए गए तो उसके शब्द हमें कुछ समझ ही नहीं आए, उसका अर्थ हमें कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ कवि यही कह रहा है कि अपनी बात को कि कवि को यही डर था कि पेज के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कवि की शब्दों के जाल में उलझकर जो है कवि अपनी बात का स्वाभाविक प्रभाव जो है कविता का वो नष्ट हो जाता है और वह भाषा इतनी बनावटी हो जाती है कि वह अपनी स्वाभाविक अभिव्यंजना, स्वाभाविक सुंदरता जो भाषा की थी कविता की, वो स्वाभाविक सुंदरता ही समाप्त हो जाती है। पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसे अपनी बात को वहीं पर छोड़ देना पड़ा।
जैसे पेज की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। वही बात है, जैसे पेज को हम कसते हैं और उसकी चूड़ी बढ़ जाती है तो वो क्या करा, उसको वैसे के वैसे वहीं ठोक देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर उसे छोड़ दिया। ठीक है। और ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी अर्थात जो शब्द थे वो इतने भारी भरकम थे, इतने अलंकृत थे कि उस शब्दों को पढ़ने पर ऐसा लगता था वाह वाह क्या कविता है, इतनी सुंदर है, कितने भारी भरकम शब्द प्रयोग किए हैं, है ना। ऐसी शब्दों का प्रयोग तो किसी भी कविता में नहीं मिलता है। तो बाहर से तो वो बहुत सुंदर और अलंकृत कविता लग रही थी, लेकिन जब उसको पढ़ने गए तो उसमें भावों की गहराई नहीं थी। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बनावटी लग रही थी। उस कविता में भावों की गहराई कहीं हमें नजर नहीं आ रही थी। उसमें सिर्फ चमत्कारिक चमत्कार नजर आ रहा था, शब्दों का आडंबन नजर आ रहा था, उसमें भाव का कहीं भी गहरापन नहीं था। शब्दों में ताकत नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी क्योंकि वो बहुत अधिक बनावटी हो गए थे, है ना। उनमें ताकत इसलिए नहीं थी कि वे अपना स्वाभाविक अर्थ नहीं बता पा रहे थे, तो कविता इसलिए प्रभावी हो गई। और जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा, कवि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता से, सहजता से, सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। अंत में जब कवि बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकता है, तो जो कविता की बात थी, कविता की जो भाषा थी, उस भाषा ने, उस बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा, जो कवि पसीना पहुंच रहा था उससे पूछा कि हे कवि, क्या तुमने अपनी बात को हमेशा ऐसे ही बनावटी ढंग से प्रस्तुत किया है क्या। क्या तुमको भाषा को सरल और सहज सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। बात ने ही कवि के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चलिए हम देखते हैं इसका विशेष। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर यहाँ पर व्यंग किया है, बात का यहाँ पर मानवीकरण किया है, और कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में यहाँ पर उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पहुंचने में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है। काव्यांश में यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो आज ये लेसन पढ़ाया समझ में आया होगा। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए वेलकम, थैंक यू एंड बाय।